नमस्कार, जय श्री राम। आज के वीडियो में स्वागत है। अब जो इजराइल और हमास वाली एक सिचुएशन बनी हुई है, इस पे मैंने जैसा आप लोगों को कल या परसों के वीडियो में बोला था कि एक समझौते और सुलह की एक प्रयास जारी है, तो अमेरिका की तरफ से तो जारी है। और एक अजीबोगरीब सी स्थिति अमेरिका की भी बनी हुई है कि वहाँ की जो सरकार है, क्योंकि वो वामपंथी किस्म के लोग हैं, जो बाइडेन और एंथनी ब्लिंकन वगैरह, तो इनका एक दोहरा व्यवहार टाइप का दिखाई दे रहा है। क्योंकि दिल से तो ये इजराइल के खिलाफ है, लेकिन अमेरिका का जो डीप स्टेट है, जो पुराना डीप स्टेट कह लीजिए, वो जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। और इसलिए आपने देखा होगा कि डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक नहीं दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर, जेराल्ड आर फोर्ड और आइजनहावर, ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पूरे बैटल ग्रुप के साथ उन्होंने इजराइल के लिए डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, भेज दिया है। अभी उनके डिफेंस डिपार्टमेंट से न्यूज आई है कि 2000 सोल्जर्स को उन्होंने डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी होने के लिए बोला है। इसके अलावा डिफेंस डिपार्टमेंट अपनी जो आर्मी है उसको भी डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी होने का मैसेज दे रहा है। तो ये तो उनका ओल्ड जो क्या बोलते हैं डीप स्टेट है, ये उसका हिस्सा है। अब जो नियोकॉन्स जिन्हें कहा जाता है, ये जो कम्युनिस्ट्स हैं, लेफ्टिस्ट हैं, जो अंदरूनी रूप से इजराइल का विरोध करते आए हैं। अब जैसे जो बाइडेन है, वो मजबूरी में, क्योंकि उनकी पूरी सरकार, उनका पूरा प्रशासन उनकी सुनने को तैयार नहीं है और वो इजराइल की मदद के लिए पूरी तरीके से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में ये बस एक दबी कुचली आवाज में कि नहीं, गाजा पे हमला मत करो वाला एक बात कर रहे हैं। और उसके बाद मजबूरी में, दबाव में इनको इजराइल का दौरा भी करना पड़ रहा है, जो कि आज इनको आना है इजराइल। तो अमेरिका खुद एक दुविधा में है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अमेरिका ही के लिए है और दुनिया के लिए भी है। क्योंकि यहाँ पे ये वामपंथी जो हैं अमेरिका के, इनकी नजदीकियां हैं चीन के साथ, और चीन एक मौका देख रहा है इसके अंदर कि हम किस तरह से अमेरिका को नीचा दिखा सकते हैं। और जहां आप देखेंगे कि किसी अरब देश में इतनी हैसियत या औकात नहीं है कि वो इस लड़ाई में आगे बढ़ सके या लड़ सके, बावजूद उसके ये वामपंथी घुटने टेक करके एक एक अरब देश के पास जा रहे हैं, इनको एक तरीके से एकजुट कर रहे हैं कि हम इजराइल पे किसी तरह से दबाव डाल के ये युद्ध रोक सकें। इजराइल को भी बहुत अच्छे से पता है कि उसका हाथ पकड़ने लायक औकात किसी की नहीं है उस अरब क्षेत्र में। ईरान भी आप समझ लीजिए कि रोज एक 10 दिन हो गए हैं, 11 दिन, और 10-11 दिन से 10-11 चेतावनी या धमकियां दे चुका है ईरान इजराइल को, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और दुनिया के समस्त मुस्लिम देश आ जाएंगे और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। होना जाना कुछ नहीं, आएगा कोई नहीं, ये सबको पता है। कोई भी मुस्लिम देश इजराइल से कोई दुश्मनी लेने को तैयार नहीं है, ये बात तो तय। लेकिन सिर्फ ये बाइडेन प्रशासन जो है, जब तक ये अमेरिका में बैठा हुआ है, ये समझ लीजिए आप कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा और बोझ बना हुआ है। तो कितने दिन ये स्थिति चलती है वो देखने वाली बात है। हालांकि इस समय अगर देखा जाए तो अमेरिकन डीप स्टेट, जो पुराना डीप स्टेट है, उसने तो अपना रुख क्लियर कर दिया है। जैसे कि आप देखेंगे, ये वामपंथियों के जो अड्डे बने हुए हैं, जैसे भारत में जेएनयू है, वैसे अमेरिका में हार्वर्ड है। इनके यहां से भी ये हमास के समर्थन में आवाजें निकली, और उन आवाजों को तुरंत खामोश करने के लिए जो अमेरिका का उद्योग जगत है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि भाई, हम आपके जो स्टूडेंट्स ये सब नेतागिरी कर रहे हैं, हम उनकी लिस्ट बना रहे हैं, हम उन्हें ब्लैक लिस्ट कर देंगे, इनको किसी दुनिया की कंपनी में नौकरी तो नहीं मिलने देंगे। तो ये लड़ाई क्या है कि अलग अलग स्तरों पे अलग अलग जगह जाने लगी है, और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो पहले नंबर पे तो ये वामपंथी है। भारत में भी अगर आप देखेंगे तो इन सेकुलर वामपंथी, ये जो फालतू के लोग हैं, जो जबरदस्ती स्वघोषित बुद्धिजीवी हैं, कि जिनको किसी और ने नहीं, खुद ही अपने
अपने आप को और एक दूसरे को ये सर्टिफिकेट देते फिरते हैं बुद्धिजीवी का। तो ये बुद्धिजीवी लोग जो हैं, इनकी आज की डेट में ऐसी फजीयत और ऐसी मट्टी पलीत हुई है कि ये जहां पे दो शब्द बोलने की कोशिश करते हैं कि हाँ हाँ हमास ने गलत किया लेकिन इसराइल ने सालों अत्याचार किए, वहीं इनको गालियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, तुम तो चुप रहो। और अब ये लिटरली चुप हो गए हैं, बोल भी कोई रहा है तो बड़ा सोच समझ के बोल रहा है, और एक शब्द भी कोई बोलता। अभी बीच में सोनम कपूर ने एक ट्वीट डाला और उसके बाद उनको भी खामोश कर दिया गया। तो इस समय दुनिया बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है इस दोगलेपन से, इस दोहरेपन से और इस आतंकवाद से। और इस आतंकवाद की घटना होने के बाद जो ये दलाल आकर के उसको डिफेंड करने या प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जो किसी आतंकवादी को किसी हेडमास्टर का बेटा बता देते हैं, किसी को हालात से पीड़ित बता देते हैं। अरे भाई, दुनिया में लोग परेशान हैं लेकिन बंदूक लेके तो कोई नहीं निकल पड़ता। अब ये आग और ये आंच पहुंच गई है यूरोप। अभी कल की घटना है ब्रसल्स में, एक ट्यूनिशिया का एक घुसपैठिया जिसको वहां पे नागरिकता नहीं मिली, वो अवैध रूप से वहां रह रहा था, उसने पता नहीं कहां से AK-47 का इंतजाम किया, वो लेके निकला और बेल्जियम और स्वीडन का कोई फुटबॉल मैच या कुछ था, उसके स्टेडियम के पास पहुंचा। वहां पे ये स्वीडन के समर्थक आए हुए थे और उनपे उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। खबरें आई कि 5-6 लोग मर गए, 8 लोग मर गए। बाद में उनकी सरकार ने, बेल्जियम की सरकार ने कंफर्म किया कि 2 लोग मारे गए। और उसके बाद पुलिस ने जब इसको ढूंढा तो ये किसी कॉफी शॉप में बैठा हुआ था, वहां पे फिर इसके साथ एक स्ट्रगल हुई जिसमें उसको गोली मार दी, खत्म हो गया। लेकिन ये जो चीज है इसको सिक्योरिटी एजेंसीज लोन वुल्फ अटैक कहती हैं। और अगर ये आज ब्रसल्स में हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल ये लंदन में भी होगा, परसों फ्रांस में भी होगा, जगह जगह होगा, यूरोप में भी होगा। और अब वहां का समाज भी इन सब चीजों से ऊब चुका है और एक डिसाइसिव लड़ाई की तरफ, ये जो कट्टर इस्लामी जिहाद वाली एक मानसिकता है जो पूरी दुनिया में फैली है और बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के कोई भी कहीं भी बंदूक उठा के इनोसेंट लोगों को मारता रहता है, इस चीज को अब दुनिया कहती है कि इसके लिए भले 10-20 लाख 50 लाख लोग मारने पड़े, इनको खत्म करो। अब वो माइंडसेट पब्लिक का, दुनिया का, मेजॉरिटी का बनता जा रहा है और ये चीज आगे चलेगी क्योंकि अब इसको एक मास सपोर्ट है, दुनिया का सपोर्ट है, आम लोगों का सपोर्ट है। तो ये एक चीज हो रही। हाँ, इसमें चाइना अपनी तरफ से एक खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एक लिमिट के आगे चीन को कोई सफलता मिलेगी। यूक्रेन की जो दुर्गति हुई उसके बाद कोई दूसरा देश यूक्रेन बनने की कोशिश नहीं करेगा। चीन के कहने पे कोई भी अरब देश इजराइल से लड़ने नहीं जाएगा क्योंकि जो जाएगा उसकी हालत यूक्रेन या शायद यूक्रेन से बदतर होगी। क्योंकि यूक्रेन के मामले में तो रूस का फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था यूक्रेन के प्रति कि भाई ये हमारे ही लोग हैं, ये भी उनका रिलीजन सेम है, लैंग्वेज सेम है, कल्चर सेम है। 1990 के पहले एक ही देश थे। तो वहां पे रशिया ने तो काफी हद तक, और रूस वाले मानते हैं कि जो रशियन पूरी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, स्लाविक सिविलाइजेशन है, कल्चर है, उसकी जननी कीव है, यूक्रेन की राजधानी। तो इन कारणों से सांस्कृतिक, कल्चरल, रीजनल, रिलीजियस, सारे एंगल से देखा जाए तो रूस की सिंपैथी थी यूक्रेन के साथ। इसलिए रशिया उतना, मतलब क्या बोला जाए, बर्बर तरीके से या क्रूरता से रूस ने यूक्रेन को हैंडल नहीं किया। बहुत अपने आप को सीमित और लिमिटेड रख के उस लड़ाई को लड़ा। लेकिन इस सब का बिल्कुल उल्टा है इजराइल के साथ। इजराइल की ना इनके साथ सांस्कृतिक वो है, समानता है, ना धार्मिक समानता है, ना कोई किसी तरीके का आपसी वो समन्वय है। उल्टा हजारों साल की दुश्मनी, हजारों साल की, और हजारों साल से यहूदी अपने आप को पीड़ित पाए हैं, उन्हें अपनी जमीन छोड़नी पड़ी है इन्हीं अरबों के कारण। तो ये अरब भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर इजराइल
के ऊपर इस बार हमने कोई हमला किया, कोई आक्रमण किया, कुछ भी किया, तो ये ज्यादातर अरब देश, इन्होंने इतने सालों में तेल वेल बेच करके जो भी प्रोग्रेस और प्रगति की, वो आप समझ लीजिए कि फिर इजराइल उसको अगले 30 दिन 50 दिन के अंदर वापस इनको ऊंट पे चलने लायक बना देगा। ये उनको बहुत अच्छे से पता है, और यही कारण है कि कोई भी देश मुंह चलाने के अलावा हमास के लिए या फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं कर रहा, और ना ये करेंगे। चीन बहुत कोशिश कर रहा है, चीन अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है कि इन लोगों को उकसाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, ताकि ये सैन्य रूप से कुछ करने की कोशिश करें। चाइना ने अभी पुतिन से भी मीटिंग रखी है, सब कुछ रखा है। इनफैक्ट अमेरिका की वामपंथी सरकार भी यही कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये अरब देश भी शामिल हो जाएं, कि कुछ एक मोर्चा बने इजराइल के खिलाफ और हम इजराइल पे दबाव डाल के इस लड़ाई को रोक सकें। लेकिन वैसा कुछ बनता दिख नहीं रहा। अब इस सब में भारत कहाँ है? तो भारत बड़े आराम से शांति से बैठा हुआ है। इजराइल को भारत ने समर्थन दिया है, उसके बाद आराम से भारत बैठा हुआ है, कोई उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जबरदस्ती का एक हाथ पैर मारने वाली कोशिश है जो कि इस्लामिक देश कर रहे हैं, जो कि वामपंथी कर रहे हैं, और होना जाना इससे कुछ नहीं है। इनको ये समझना होगा कि इजराइल जितना जल्दी ये हमास को निपटा के निकल आए, ये आप सबकी सेहत के लिए अच्छा है। क्योंकि जितना ज्यादा इजराइल का हाथ आप रोकने की कोशिश करेंगे, जितना देर तक फिलिस्तीन के अंदर इजराइल की ये सैन्य कार्रवाई चलती रहेगी, आपके जिहादी यूरोप और दूसरे देशों में भी वही आग लगा देंगे जो आज इजराइल में लगी हुई है। कल अगर सारे यूरोप के देशों में ये जो वामपंथी सरकारें हैं ये ढह गई, और वहां के जो राष्ट्रवादी तत्व हैं वो हावी हो गए, क्योंकि हर देश की सेना जो है वो, जैसे अमेरिकन डीप स्टेट ने एक तरीके से अंदर बगावत कर दी, बाइडेन साहब को साफ बोल दिया कि आप चुपचाप साइड में बैठ जाइए, हमें पता है हमें क्या करना है, और वहां से एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना कर दिया गया। तो ये चीज हर दुनिया के देश में उनके जो डिफेंस डिपार्टमेंट्स हैं, जिस दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हमें देश को डिफेंड करना है, हमें पता है कैसे करना है, नेताओं को तुरंत शटअप कॉल दे दी जाएगी कि आप अपनी औकात में रहें, चुपचाप बैठ जाएं। जनता ऑलरेडी इस मूड में है कि यार अब इनसे आर पार की तरीके से निपटना है। तो ये एक जो सिविलाइजेशनल वॉर की बात बहुत सारे असली बुद्धिजीवियों ने, ऑथर्स ने की है, जिसको हमारे यहाँ अगर आप हमारे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो इसमें बार बार देवासुर संग्राम का जिक्र होता है। अगर आप देवी के अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो अगर आप दुर्गा सप्तशती देखें तो दुर्गा का जो पूरा अवतरण है, और जो शक्ति के रूप में, उग्र देवी के रूप में पूरा जो हम लोग उसको कल्पना करते हैं, सोचते हैं, वो इन्हीं असुरों के विनाश के हिसाब से है। पूरी सप्तशती भरी पड़ी है कि इसका वध किया, उसका वध किया। तो ये क्या था? ये शुरू से आज तक धरती पे चला आ रहा है देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम मतलब पहले असुर मतलब देवता अलग होते थे, असुर अलग होते थे। फिर उसके बाद रावण और राम का एक संग्राम हुआ, उसमें भी यही देवासुर संग्राम था, जिसमें राम पूरी जिंदगी राक्षसों से लड़ते हुए निकलते हैं। उसके बाद कृष्ण के टाइम पे बहुत सारे, उस समय राक्षस तो नहीं कहे गए, लेकिन नेगेटिव माइंडसेट के जो लोग थे, कृष्ण उनसे लड़ते रहे। कर्ण से, ये क्या बोलते हैं आपका, कंस से लेकर के ताड़का, पूतना, पता नहीं किनका किनका जिक्र आता है। मतलब सिर्फ महाभारत ना देखें, कृष्ण का अगर पूरा जीवन देखें तो वो बचपन से, जब कुछ दिनों के थे तब से वो इस टाइप की शक्तियों से लड़ रहे हैं, उनका वध कर रहे हैं, उनको मर्दन कर रहे हैं, सब कुछ दिखाया गया है। और फिर आज के समय में आ जाएं तो आज भी ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते आज उस स्टेज पे आ गई है जहां पे कि अब पूरी दुनिया एक तरीके से दो खेमों में बट करके एक लड़ाई करने वाली है। एक सभ्य समाज है और एक ये असभ्य लोग हैं। तो देखते जाइए क्या होता है आगे। इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा सफलता चीन को मिलने वाली है।
या इजराइल को बहुत ज़्यादा ये दबाव डाल के रोकने की स्थिति में है, या इजराइल के खिलाफ कोई एक सैन्य मोर्चा खड़ा करने की पोजीशन में है। हो सकता है खींचतान के चाइना पैसा दे करके पाकिस्तान को आगे करके, पाकिस्तान की क्योंकि सेना किराए की सेना है, वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन उससे आगे मुझे लगता नहीं, क्योंकि ईरान भी लगातार बातें कर रहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा, ईरान जो है, ईरान वालों वाले बेसिकली ट्रेडर्स, वो व्यापारी लोग हैं, उनका डीएनए व्यापारियों का है। वो हमेशा ईस्ट से वेस्ट के बीच के व्यापार का केंद्र रहे हैं, और इस डीएनए के लोगों में वो लड़ाई की बहुत ज्यादा क्षमता होती नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि जब इस्लाम आया तो ईरान पूरा इस्लाम में कन्वर्ट हो गया, लड़े वो तब भी नहीं। उसके बाद वो राजा की सल्तनत चली गई, जो शाह राजा पहलवी थे, उनका शाह का शासन चला गया और इस्लामिक कट्टरपंथी आकर के सत्ता में बैठ गए, तो वो भी बैठ गए आराम से, वो भी आज तक बैठे हुए। ईरान वालों ने उनका भी विरोध नहीं किया। तो ईरानियों में वो नहीं है, टेम्परामेंट नहीं है कि वो युद्ध करने वाली क्लास हो। तो वो एक बेसिकली व्यापारी सोच के लोग हैं, वो ट्रेडर्स हैं, वो शांति से अपना जिंदगी जीने में ज्यादा भरोसा करते हैं। तो वहां की सरकार चाहे कुछ भी बोले, लेकिन उनके खून में, उनके डीएनए में वो उग्रता नहीं है कि हमको लड़ना है, ये करना है, वो करना है। उग्रता अरबों में भी नहीं। ये भी वही हैं, ये भी ट्रेडर्स और व्यापारी हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि 40-50 साल से ये तेल निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, पैसा है, सब कुछ है। ये बात बात पे वो शादी ब्याह में, बच्चे के बर्थडे में AK-47 निकाल करके हवा में खूब गोलियां वोलियां चला लेते हैं, लेकिन इससे आगे ये कुछ नहीं कर पाते। इससे आगे लड़ने लड़ने की इनकी न कोई इतिहास है, न कुछ है। चंद हजार लोगों ने इनके पूरे कबीले के कबीले कब्जे कर करके और पूरा धर्मांतरण करा के और सब कुछ करा डाला, ये सब हो गए। तो समस्या इनके साथ वो है कि ये लड़ने वड़ने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, कुछ लोग खुराफात में झुंड बना करके निरीह निहत्थे लोगों पे हमले कर देना, आतंकवादी काम कर देना, वो कोई भी कर सकता है। लेकिन आज आप देखिए इनकी हालत क्या है। 10 दिन हो गए हैं इसराइल ने जो बैंड बजा रखी है, तो चूहे की तरह पूरा हमास जो है वो अपनी सुरंगों में छुप के बैठा हुआ है। ऊपर औरतें, बच्चे, बीमार, बूढ़े, ये सारे मारे जा रहे हैं, ये भटक रहे हैं इधर उधर, बिल्डिंगें खत्म होती जा रही हैं, ये चूहे दबे हुए हैं बिलों के अंदर। तो सामने लड़ने के लिए न कोई आ रहा है, न कोई आने वाला है। हल्ला ये खूब मचा रहे हैं, शोर खूब कर रहे हैं कि हमास ये कर देगा, हिजबुल्ला ये कर देगा, ईरान वहां से बैठ करके मुंह चला रहा है, वहां तक चलता है। वो पाकिस्तानी भी खूब कर रहे हैं, कहीं घोड़ा लेकर के नौटंकी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, 1-1 लाख की रैली निकाल रहे हैं कि हमको इजाजत दो और हम जाकर के हमास से लड़ लेंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भैया, तुम लोगों को घुसपैठिए की तरह इस देश उस देश में घुसना होता है, तब तो तुम किसी की इजाजत नहीं लेते। अभी वो 500-700 पाकिस्तानी मरे थे तुर्की के, कहाँ, बॉर्डर के पार समंदर में नाव डूब गई थी, तब किसकी इजाजत लेके जा रहे थे? तो वैसे ही चले जाओ बिना इजाजत के। तो ये फालतू की बातें हैं, होना जाना कुछ नहीं। इसराइल अपना काम कर रहा है, करके आएगा। अगर इन्होंने ज्यादा हाथ पैर चलाए तो आज की डेट में हमास की कारण 1-2 लाख फिलिस्तीनी मारे जाएंगे, जो आगे आएगा 1-2 लाख उस देश के भी मारे जाएंगे। तो ये स्थिति, क्योंकि अब दुनिया इस माइंडसेट में आ गई, वो लोग तैयार हैं। आज आप मेंटली बात करें तो यूरोप के, अमेरिका के जो मेजॉरिटी आम कॉमन लोग हैं, उनका माइंडसेट है कि भैया इसको खत्म करना है। अब उसके लिए चाहे लाख मारने पड़े, 10 लाख मारने पड़े, मार दो। तो वो वाली सिचुएशन आ चुकी है। अभी लोग दिल में सोच रहे हैं, अगर ये नाटक ज्यादा दिन ये लोग करेंगे विरोध करने का, तो वो लोग फिर खुल के सड़कों पे आकर के कहेंगे। तो ये इस मामले को लेकर के दुनिया भर में जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनको भी सोचना समझना है कि भाई, आप दुनिया में रह रहे हैं, आप अपने मन से सब कुछ करते रहेंगे तो सामने वाले भी अपने मन से कुछ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और आपके लिए फिर वो बहुत भारी पड़ेगा। तो ये चीज
समझने का या इनको समझाने का एक समय आ गया है। इजराइल ने तो कम से कम मन बना लिया है कि अब हम इसको परमानेंटली सॉल्व कर देंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।